तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके बारे में एक डेरिवेशन किया। तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसी स्थिति में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस तरह से आती है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है कैपेसिटर्स का, उनमें हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। ठीक है। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसे लेते हैं, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, हर एक कैपेसिटर पे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको चार्ज निकालना हो तो क्यू बराबर कोई भी C1 V1 कर सकते हो, और पोटेंशियल निकालना हो तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/C से आपका पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विच इज पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। तो दूसरे टाइप का लेते हैं अपन, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन क्या है कि बहुत सारी प्लेट्स पैरेलली जुड़ी हुई हो इस तरह से। एक कैपेसिटर इस तरह से है, दूसरा इसके पैरेलल में है, फिर तीसरा भी इसके पैरेलल में है। ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2, इसकी C3 है, और ये सारे एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है। तो हमें देखना है कि इन तीनों पैरेलल कैपेसिटर्स को हटा के अगर एक कैपेसिटर भी रख दिया जाता तो उस कैपेसिटर की सी इक्विवेलेंट कितनी होती, वो सारी बातें हमें देखनी। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसका इसका इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि यहाँ पे बैटरी के ऊपर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इन सभी कैपेसिटर्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V ही होगा। होगा ना? तो पहली बात तो पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है। पहली बात, ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहता है? सेम रहता है। परंतु पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो चार्ज क्या रहेगा? अलग रहेगा। मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है, बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि चार्ज जो होगा, मान लो इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3 है, और यहाँ से कोई Q चार्ज निकल रहा है बैटरी से, तो जो इक्विवेलेंट होगा उस पे भी +Q -Q इस तरह से चार्ज रहेगा इस कैपेसिटर पे, जो बैटरी से निकलने वाला Q चार्ज है। जो ओवरऑल कैपेसिटर बनेगा उस पे कोई Q चार्ज रहा, और उस Q की वैल्यू, क्योंकि ये बैटरी से Q निकल रहा है, उस Q की वैल्यू Q1, Q2, Q3 के बराबर होगी। क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मान लो बैटरी से Q चार्ज निकला तो Q1 चार्ज C1 वाले कैपेसिटर को मिला, Q2 चार्ज C2 वाले कैपेसिटर को मिला, और Q3 चार्ज किसको मिला? C3 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को मिला। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? बाय चार्ज कंजर्वेशन। बाय चार्ज कंजर्वेशन दुनिया का चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है ना? चार्ज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उस सिंपल से प्रिंसिपल को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो Q1, Q2, Q3 की वैल्यू C1V, C2V, C3V इनके टर्म्स में जो आएगी, मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ,
Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q2 बराबर हो जाएगा C2V, Q3 बराबर हो जाएगा C3V, और Q ओवरऑल जो Q होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इनटू V के, क्योंकि इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है उस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। तो इन सभी इक्वेशन को मिला के मैं नाम दे देता हूं सेकंड इक्वेशंस। इन सभी सेकंड इक्वेशंस की वैल्यू को हमने फर्स्ट में रखा, इस Q की जगह क्या रख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, ऐसा लिख सकते हैं। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू भी रख दी हमने यहाँ पर। यहाँ पर देखो V कॉमन ले लेते हैं, ये V क्या करेगा, इन सभी V को उड़ा देगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगी। इसका मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनमें कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, डायरेक्टली ऐड हो जाती है। सीरीज में क्या हो रहा था, उनका उल्टा ऐड होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन होता है कैपेसिटर्स का, कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस अकर। ठीक है, तो n कैपेसिटर्स ले लें और n कैपेसिटर्स, मान लो n कैपेसिटर्स ऐसे सीरीज में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एन सॉन कहाँ तक, Cn तक आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे अगर पैरेलल में n कैपेसिटर्स हैं तो। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, क्या है कि अगर दो कैपेसिटर्स, इक्वल कैपेसिटर्स सीरीज में है C और C, या फिर दो इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है। देखो, अगर दो सीरीज में है, क्या है, दो सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, क्या आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आता है ना, ये फॉर्मूला। तो C² अपॉन 2C, C कैंसिल। तो सीरीज में कोई कैपेसिटेंस है दो इक्वल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है ना। दो इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और अगर पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, QC हो जाएगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, डबल। अगर सीरीज में दो इक्वल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इस डेरिवेशन को और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो ये है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, और सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो किस तरह से कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकाली जाती है वो हमने सीखा। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.9 आपके एनसीईआरटी का, उसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.9 में एक सवाल दे रखा है, आपको इस तरह के सवालों को करना आना चाहिए। एक कैपेसिटर इस तरह से है, फिर तीन कैपेसिटर्स इस तरह से लगाए हुए हैं, और यहाँ पे एक बैटरी लगाई है जिसपे पोटेंशियल 500 वोल्ट। ये बैटरी है 500 वोल्ट की। हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड। सवाल ये है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। पहला तो है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, और दूसरा सवाल जो है इसका वो ये है कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल और चार्ज भी पता लगाओ। फाइंड आउट चार्ज एंड फाइंड आउट चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन
ईच कैपेसिटर, ये सवाल है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो इस कैपेसिटर को मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ये 3, ये 4 नंबर और ये 5, 4 नंबर, ये 4 कैपेसिटर। अब इसको 1, 2, 3 नंबर कैपेसिटर और ये है 4 नंबर कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर है टोटल। तो सबसे पहला काम अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये देखो तीनों सीरीज में है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई कितने कैपेसिटर सीरीज में है और कितने पैरेलल में। यहाँ पे ये तीनों तो क्या है, सीरीज में। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो पहले तो देखो इन तीनों को मिलाएं, इन तीनों को मिलाएं, जैसे इन तीनों की मिला के कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन वाली, है ना। तो सी इक्विवेलेंट ऑफ 1, 2 एंड 3, इन तीनों की मिलाएं तो उसकी सी इक्विवेलेंट कितनी आ गई, क्या आ जाएगी, 3 इक्वल कैपेसिटर्स हैं तो उल्टी जोड़ेंगे, उल्टे जोड़ेंगे तो जैसे 2 का हाफ हो जाता है, 3 का 1/3 हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा। तो 3 कैपेसिटर सीरीज में अगर हैं तो उनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो क्या हो जाएगा 3/10। तो सी इक्वलेंट 1, 2, 3 इन तीनों का मिलकर क्या हो गया, 10/3 माइक्रोफैरेड आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का मिलके इसके साथ, तो मैं देखो डायग्राम सर्किट का नया क्या बना सकता हूँ कि इन तीनों को हटा के एक नया कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कितनी है 10/3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, और इसकी कितनी है 10 माइक्रोफैरेड। अब जो इक्विवेलेंट नेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। 30 और 10 40/3 माइक्रोफैरेड। ये पहले सवाल का आंसर आ गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई, 40/3 माइक्रोफैरेड आ गई। अब दूसरा सवाल कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर आप चार्ज और पोटेंशियल पता लगाइए। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कैसे पता लगाएं, देखो चार्ज पता लगाने के लिए मैं 4 नंबर कैपेसिटर पे अगर पोटेंशियल देखो तो कितना है, जितना बैटरी पे होगा उतना इतने पे होगा, तो कितना हो गया 500/3। तो यहाँ पर V4 कितना आ गया, कितना आ जाएगा 500/3 वोल्ट, सॉरी 500 वोल्ट आ जाएगा, 500/3 नहीं, कितना आ जाएगा 500 वोल्ट। कौन सा, 4 नंबर कैपेसिटर पे। अब इन तीनों पे कितना होएगा, 500 वोल्ट होएगा, मतलब इन तीनों पे मिला के 500 वोल्ट होना चाहिए। तो इन एक एक पे कितना होएगा, 500/3, 500/3, 500/3, क्योंकि 500 वोल्ट तीनों पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीरीज में। तो यहाँ पे हमारा जो V1, V2 और V3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 500/3 वोल्ट आ जाएगी। तो ये कौन से आंसर आ गए, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर के आंसर आ गए। आए समझ में आई बात, भाई तीनों तीनों को मिला के कितना मिल रहा है, 500 वोल्ट मिल रहा है, और तीनों की स्ट्रेंथ एक जितनी है, तो वो क्या करेंगे, 500 वोल्ट को आपस में बराबर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500/3 हो जाएगा हर एक के पास। अब वोल्टेज आ गया, तो चार्जेस देखते हैं। अगर चार्जेस, तो मैं C1 पे चार्ज अगर देखूं तो मान लो Q1 चार्ज कितना हो जाएगा, C1V1 हो जाएगा। C1 कितना है, 10 माइक्रोफेरेड है। V1 कितना है, 500/3, ये कितना हो जाएगा, 5000/3 माइक्रोफेरेड था। देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस कौन सी काम में ले रहे हैं अपन, माइक्रोफेरेड वाली ना। तो जो चार्ज आएगा वो किस में आएगा, माइक्रो कुलाम में आएगा। किस में आएगा, माइक्रो कुलाम में। तो चार्ज कितना आ जाएगा, 5000/3 माइक्रो कुलाम। समझ में आई बात। इसी तरह से दूसरे नंबर पे चार्ज, देखो चार्ज तो इन तीनों पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो Q2 और Q3 भी कितने हो जाएंगे, सेम वैल्यू।
5000 माइक्रोकुलाम बटे 3। क्यों? क्योंकि सीरीज में हर एक पे चार्ज कितना रहता है? सेम रहता है। तो इस पे अगर 5000/3 है तो इन दोनों पे भी 5000/3 माइक्रोकुलाम होगा। अब हम फोर्थ नंबर पे चार्ज देखें, Q4 की वैल्यू। Q4 क्या हो जाएगा? C4V4। C4 कितना है? C4 तो है 10 माइक्रोफेरेड। V4 कितना है? 500 वोल्ट है। फिर कितना आ जाएगा? 5000 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हर एक पे चार्जेज और हर एक पे पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ना? समझ में आया कैसे निकाला गया? ठीक है। इस क्वेश्चन में तीनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो बहुत जल्दी हमने बहुत आसानी से इस पूरे पे 500 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सीधा 500/3 करके। सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकता है कि ये मान लो तीनों इक्वल ना हो के अनइक्वल वैल्यूज हो, ये 10 हो, ये 20 हो, ये 40 हो। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से डिवाइड होगा वो भी सवाल अपन करते हैं। ये अभी फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो इस सवाल में कुछ मैं चेंजेस कर रहा हूँ, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग सवाल की कैलकुलेशंस क्या रहेगी। मैं ये जो कैपेसिटर हैं इनकी कैपेसिटेंस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अभी तो देखो इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स थे, इनमें चेंज क्या कर रहा हूँ। मान लो कैपेसिटर ये एक ही रख रहा हूँ, ये हटा देता हूँ, इस पर प्लेन वायर कर देता हूँ, और इसकी कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है, इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड है, और इसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड ले लेता हूँ। सवाल यही सेम यही करना है। वोल्टेज में 500 की जगह 100 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लिया? 100 वोल्ट। तो क्वेश्चन वही है कि अब क्या होंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और प्लस चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले एक और दो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले लिया 6, और ऊपर चला जाएगा 1+2 यानी कि 3/6, है ना? 3/6 का उल्टा किया यानी कि 6/3, यानी कि कितना आ गया? 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। यानी कि ये दो मिलके क्या बना रहे हैं? कितना कैपेसिटेंस बना रहे हैं? 2 माइक्रोफेरेड। और नीचे वाले का कितना है? 4 माइक्रोफेरेड है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है नेट वो कितनी आ जाएगी? 4+2, 4+2 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड तो आ जाएगी हमारी इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो ये तो आसान सा है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इन दोनों में, वो ज़्यादा सोचने वाली बात है। देखो इस पे तो 100 वोल्ट है ही जी, जो V4 की वैल्यू है वो तो अपनी कितनी है? 100 वोल्ट है। लेकिन इस बार एक और दो नंबर पे पोटेंशियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नहीं होगा ना? तो पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? हमारा जो पोटेंशियल है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इसको मिला है, तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 100 वोल्ट होना चाहिए, है ना? मान लो इस पे पोटेंशियल V2 है, इस पे पोटेंशियल सॉरी इस पे V1 है, इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल V1 है, और इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या है? V2। तो V1 और V2 मिलके कितने होने चाहिए? 100 वोल्ट होना चाहिए ना? होना चाहिए। हाँ, सीरीज में है तो इन पे चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस पे क्यू है तो इस पे भी क्या रहेगा? चार्ज क्यू रहेगा, रहेगा ना? तो यहाँ पे क्यू बराबर अपन को पता है सीवी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? सीवी होता है ना। ध्यान से समझना कि सीरीज में अगर कैपेसिटेंस अलग अलग हो तो चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यू बराबर सीवी होता है। सीरीज में क्यू क्या रहता है? सेम। क्यू सेम रहेगा तो सीवी बराबर क्या होगा? एक तरह से कांस्टेंट चलेगा। सीवी बराबर क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। V क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर्स जो है इनमें अगर पोटेंशियल बांटना है हमें, हमें कितना बांटना है? 100 वोल्ट को बांटना है। किसमें? 100 वोल्ट को बांटना है। किसमें? C1 और C2 में, है ना? जैसे मान लो अपन को V1 निकालना है, तो इनवर्स रिलेशन है। जैसे आप रेशो डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या करते हो? ऊपर रेशो लिखते, नीचे क्या लिखते हैं? रेशो का सम लिखते हैं। तो V1 निकालना है तो ऊपर किसको लेंगे?
C2 को लेंगे, नीचे क्या लेंगे C1 प्लस C2 को लेंगे। 100 वोल्ट को अपन को C1 और C2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, क्योंकि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता तो V1 बराबर क्या आता, C1 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन पोटेंशियल डायरेक्टली ना करके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे C1 की जगह क्या आएगा, C2 आएगा, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। समझ में आई बात। C2 की वैल्यू कितनी है, C2 है अपना 6, और C1 प्लस C2 कितना है, 3 प्लस 6 इंटू कितना, तो इससे V1 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 600 बटे 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 200 बटा 3 वोल्ट आ जाएगा। ये तो किसकी आ गई, V1 की वैल्यू। V2 निकालना हो तो ऊपर कौन सी कैपेसिटेंस आएगी, C1 आ जाएगी, नीचे C1 प्लस C2 इंटू 100। C1 कितना है 3, तो 3 प्लस 6 इंटू 100 तो हो जाएगा 300 बटा 9 वोल्ट, है ना। और 3 के पारे से ले जाएंगे तो 100 बटा 3 वोल्ट आ जाएगा आंसर। तो ये तो आ गए सभी पे पोटेंशियल, आए नहीं आए, ओके। अब चार्जेस अगर निकालना है तो चार्जेस के लिए देखो, चार्जेस तो Q1 बराबर क्या, C1 V1। C1 कितना 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। V1 कितना निकाल लिया, 200 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 200 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 200 माइक्रोकुलाम है तो इस पे भी 200 माइक्रोकुलाम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक बार Q2 की वैल्यू को C2 V2 से निकाल लेता हूँ, क्योंकि C2 भी पता है अपन को 6 माइक्रोफेरेड, और V2 भी पता है कितना 100 बटे 3। तो आप देखो क्या 200 माइक्रोकुलाम नहीं आ रहा, आ रहा है ना, आना भी चाहिए, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो इसका मतलब आपने सही निकाला है। समझ रही बात। तो ये आ गया Q1 Q2, और इस पे अगर निकालना है जो कि Q4 है, मान लो Q4 क्या हो जाएगा C4 V4। C4 कितना 4 माइक्रोफेरेड, और V4 कितना 100, तो कितना आ जाएगा 400 माइक्रो, ठीक है। यानी कि इस पे तो आ रहा है 200, इस पे भी 200, तो इस डायरेक्शन में तो 200 गुलाम चार्ज गया है, और इस डायरेक्शन में कितना गया 400, तो बैटरी से चार्ज कितना निकला होगा टोटल, इधर देखो 200 गया है और इधर गया 400, तो बैटरी से कितना निकला होगा 600 माइक्रोकुलाम निकला होगा। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मच चार्ज हाउ मच चार्ज फ्रॉम बैटरी हैव बीन रिलीज्ड। तो बैटरी से कितना चार्ज निकला है 600 निकला है, तभी तो इधर इनको 200 मिला और इनको 400, क्योंकि देखो इसको 200 मिलेगा प्लस का, 200 माइनस का, 200 प्लस का, 200 माइनस का, तो यहाँ पे तो 2 से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे 400, तो टोटल बैटरी से निकलने वाला चार्ज कितना है इस केस में 600 माइक्रोकुलाम। समझ में आई बात। तो ये तरीका ध्यान रखना, अगर कोई सीरीज में अलग अलग वैल्यूज वाले कोई कैपेसिटेंस हो तो V1 निकालना है तो ऊपर C2 नीचे C1 प्लस C2, V2 निकालना है तो ऊपर C1 नीचे C1 प्लस C2। समझ में आई बात, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल। नेक्स्ट देखो लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जैसे ही कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पे जब चार्ज हो रहा है तो बैटरी कोई ना कोई वर्क कर रही है। अब जब भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट बैटरी जो भी वर्क डन कर रही है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। हम ये बात जानते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता ही होता है। तो हम यहाँ पर जब बैटरी से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है तो कितना एनर्जी स्टोर होगा वो सारी कैलकुलेशंस हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कोई भी कैपेसिटर है, लेट्स से कोई कैपेसिटर इस तरह से है C कैपेसिटेंस का, उसको बैटरी कोई V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया,
इसकी कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ पे चार्ज Q, मान लो किसी जनरल टाइम पे चार्ज Q रहता है, इस प्लेट पे प्लस Q रहेगा तो इस प्लेट पे माइनस Q रहेगा, रहेगा ना। तो हम देखना चाहते हैं कि जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर पे जो t बराबर 0 पे चार्ज था, चार्ज एट कैपेसिटर t बराबर 0 पे कितना, वो तो हो गया 0। और t बराबर इन्फिनिटी, बहुत समय बाद में मान लो हो गया कोई कैपिटल Q, और कोई जनरल टाइम पे चार्ज कितना है, कोई स्मॉल q है। स्मॉल q क्या है, कोई जनरल टाइम होता है ना, जैसे नॉर्मल टाइम। t बराबर इन्फिनिटी क्या, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा उस समय चार्ज कितना है, मान लो कैपिटल Q है। t बराबर 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, और जनरल टाइम पे चार्ज कैपेसिटर पे कितना है, स्मॉल q। तो देखो यहाँ पर स्मॉल q चार्ज ऑलरेडी है, और बैटरी इस पे कितना पोटेंशियल लग रही है, v लगा रही है ना। अब इस v पोटेंशियल डिफरेंस में, इस v पोटेंशियल डिफरेंस में कैपेसिटर को और थोड़ा सा dq चार्ज अगर देना हो, इसको कैपेसिटर को, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी, है ना, बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर फॉर गिविंग इट dq चार्ज। स्मॉल dq चार्ज क्या कर रहा है, कैपेसिटर को बैटरी देती है, तो उस समय कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल स्मॉल वर्क डन देखो कितना हो जाएगा, मान लो कोई dw वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, अभी जो जब ये चैप्टर शुरू किया तो मैंने बताया आपको, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इतना वर्क डन करेगी, और यही वर्क डन जो होगा वो छोटे से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। दिस वर्क डन, दिस वर्क डन will be stored as potential energy in कैपेसिटर। तो ये जो वर्क डन होगा वो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर होगा, मान लो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी डी यू के बराबर हो गया। तो ये जो डी यू की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डी क्यू इंटू वी के बराबर हो गई। ठीक है, मान लो उस समय चार्ज कोई जनरल टाइम पे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू बराबर तो क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा ना। तो मैं इस v की वैल्यू को, 2 से v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर रखता हूँ, तो छोटा सा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा डी यू, ये क्या कितना बन जाएगा, डी क्यू टाइम्स वी, वी कितना है, क्यू अपॉन सी है। तो डी यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू टाइम्स डी क्यू अपॉन सी हो जाएगा, हो जाएगा। अब अपन को टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है जब डी क्यू चार्ज को कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस में हमने कैपेसिटर के ऊपर स्टोर करवाया। अगर हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें इस तरह की सारी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी उनको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए स्मॉल एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते, तो इंटीग्रेशन डी यू इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू अपॉन सी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से, स्टार्टिंग में t बराबर 0 पे चार्ज कितना, q, फाइनली चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, कैपिटल Q। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, देखो c तो बाहर आ जाएगा, अंदर q डी क्यू का इंटीग्रेशन, जैसे x का dx के साथ इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो q का डी क्यू के साथ इंटीग्रेशन कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से कैपिटल Q तक। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कैपिटल Q रखते कितना हो जाएगा, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2c आ जाएगा। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर होगी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, कितनी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है,
हम यहाँ पे कैपिटल क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं सीवी। कैपिटल क्यू की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं सीवी, तो देखो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, या फिर यहाँ से देखो u का एक और फॉर्मूला बनेगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर बना नहीं पता, बन गया ना। ठीक है, और c को अगर मैं गायब करूँ, c को गायब करूँ तो यहाँ पे q अपॉन v लिखना पड़ेगा, है ना। u बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, c को गायब करेंगे तो q अपॉन v लिखना पड़ेगा, ये v स्क्वायर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला देखो क्या आएगा, v से v कैंसिल, ये आ जाएगा हाफ q इंटू वी आ जाएगा। तो इतने फॉर्मूले आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, यू स्क्वायर अपॉन टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। ये तीनों फॉर्मूले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपेसिटर को जो पूरा चार्ज कर दिया जाता है, पूरा फुली कैपिटल क्यू तक जब कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाता है, उस समय तक जो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी है। समझ में आई बात? ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसे नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई इस प्रक्रिया में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी हो रही है, हाफ क्यू वी। पर अगर वर्क डन बाय बैटरी देखें, जैसे बैटरी है और बैटरी ने इस कैपेसिटर को जब चार्ज किया, तो बैटरी ने तो कितना चार्ज फ्लो कराया, क्यू चार्ज फ्लो किया, कितने पोटेंशियल डिफरेंस में, वी में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वर्क डन बाय बैटरी अगर देखें, वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्यू वी होगा। लेकिन एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है, खाली हाफ क्यू वी ही हो रही है। इसका मतलब जितना बैटरी वर्क डन करेगा उसका केवल 50% ही क्या होता है, कैपेसिटर पर स्टोर होता है। बाकी 50% कहाँ जाता है, हीट लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, ये ईएम वेव में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली हाफ ऑफ वर्क डन बाय बैटरी is stored in capacitor, rest half is lost, rest half is lost in form of heat radiations। ठीक है, जो कि ईएम वेव में अपन और अच्छे से समझते हैं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट और सब जब समझा जाता है तो वहां पे हीट रेडिएशंस के बारे में ध्यान में हमें समझना है। ठीक है, और देखो जैसे ये फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं एनर्जी डेंसिटी, जिसका सिंबल होता है स्मॉल यू। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में सी की वैल्यू लिख दूं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना, और वी जो है, वी को अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेंसिटी का डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, और सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये जो फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर में सी की वैल्यू रख दी और वी की वैल्यू रख दी, तो यहां से देखो u बराबर क्या आ जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, डी से डी एक कैंसिल हो जाएगा, ई और डी को साथ में रखते हैं तो ये u बराबर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस, प्लेट का एरिया इंटू प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी। एरिया इंटू डिस्टेंस तो क्या वॉल्यूम नहीं होता, क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी, ये कौन सा है, वॉल्यूम वाला, क्या है ये, वॉल्यूम वाला। इस वॉल्यूम का यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो स्मॉल यू, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। देखो मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। क्या वैल्यू है इसकी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगी। तो कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो इस मीडियम में यहाँ पे स्टोर होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसके एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। समझ में आई बात? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले भी सारे इंपॉर्टेंट
इनको आपको याद रखना है। एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? U इज एनर्जी स्टोर्ड इन, U इज एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस। U is energy stored in per unit volume of space between the plates. Between the plates. जो प्लेट के बीच का वॉल्यूम है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो स्टोर्ड एनर्जी है वही क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने सारी चीज़ें ले ली, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल भी करे, एनसीईआरटी के सारे डेरिवेशंस भी करे। अब आप इसके जो पीछे की एक्सरसाइजेज हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं कि कोई फॉर्मूला कैसे आया, क्या है, क्या ये सारी चीज़ें। अब आपको इन फॉर्मूलों का, इन कंसेप्ट्स का, इन आइडियाज़ का यूज़ करते हुए एनसीईआरटी के पीछे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। लगभग सारे आपसे हो जाएंगे, कुछ एक जो रहेंगे वो आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।